आज अनायास ही इस एक घटना ने उन्हें उनका बीता हुआ कल याद दिला दिया। नहीं नहीं, आज वे इस दुनिया में भले ही नहीं हैं, भले ही उनका वजूद मिट चुका है, लेकिन वे उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन एक भाई का अपने ही खून के प्रति इतनी नफरत क्यों? आज पवन शर्मा के हाथ काँप रहे थे। वकील की नोटिस थाम कर रखना मुश्किल हो गया। सरकारी आदेश था। राकेश भैया के निधन के बाद भैया की चल अचल संपत्ति कानूनन उन्हें मिल जानी थी। पत्नी रेखा ने पवन को विचलित अवस्था में देखा तो फौरन पास आकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? इस पर वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप नोटिस को पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। रेखा ने सरसरी निगाह उन कागजों पर डाली और करुण भाव से पवन को निहारा। कुछ देर मौन पसरा रहा। चुप्पी रेखा ने ही तोड़ी। पवन, विवाह से लेकर अब तक भूले से भी राकेश भैया का नाम आपकी जुबान पर नहीं आया। पापा ने उनके बारे में पूछा तो आप कड़ाई से डाल गए। मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। और अब? पवन फिर भी चुप ही रहे। वह रहस्यमय चुप्पी खिजाने वाली थी। रेखा फट पड़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मालूम ना हो। इधर उधर से पता चला कि किसी लड़की का चक्कर था। मैं इतने सालों तक जब्त किए रही, पर और ज़्यादा जब्त नहीं कर पाओगी। बात को पवन ने ही पूरा किया। एक हल्की सी मुस्कान सजाकर वह बोले, तुम्हें सब कुछ बताने का समय आ गया है। कुछ अंदाज़ा तो तुमको भी होगा। रिश्तेदारी में कोई शुभ कार्य होता या फिर दुख मनाया जाता तब राकेश भाई की झलक मिल ही जाती, लेकिन मैं उन्हें देखते ही मुंह घुमा लेता। निसंतान भैया कभी हमारे बच्चों के सर पर स्नेह से हाथ भी नहीं फिरा पाए। जब भाभी के देहांत हुआ तो भी उनसे मिलने नहीं गया था। उनकी गिरती सेहत के बारे में पता था, लेकिन उन्हें देखने नहीं गया। वे दोस्तों और नौकरों के रहमो करम पर चलते रहे, जबकि उनका छोटा भाई जीवित था। कहीं ना कहीं उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल ही गई। कहते कहते पवन बहुत गंभीर और भावुक हो गए। पत्नी एकटक अपने पति को ही देख रही थी। रेखा के प्रश्नों का समाधान पवन को करना ही था। वे आगे बोले, मैं उसूलों का पक्का हूँ। राकेश भाई की जायदाद का एक भी पैसा नहीं रखूँगा, सब गरीबों में दान कर दूँगा। उन्होंने पाया कि पत्नी की आंखों में इस बात को लेकर कोई आपत्ति ना थी। उसे तो बस वह सब कुछ जानना था जो वे सालों तक उससे छिपाते रहे। उन्होंने मेज से पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। उनकी आंखें शून्य में टिकी थीं। वे धीरे धीरे पुराने समय को जीने लगे। यादें शब्दों का बाना पहनकर जीवंत हो उठी। तब मेरी ऑफिस में नई नई नौकरी लगी थी। निशा भी मेरी ब्रांच में थी। हमारी नियुक्ति साथ ही हुई थी। कहानी आरंभ होते ही उसकी संभावित नायिका निशा अस्तित्व में आ गई थी। रेखा की मुख मुद्रा कठोर हो चुकी। फिर भी जाने क्यों पवन की व्यग्रता उन्हें उग्र होने से रोक रही थी। पवन बोलते रहे, अपने संग काम करने वालों से मेरी अच्छी पहचान हो गई, लेकिन निशा सबसे खिंची खिंची रहती। उसने खुद को किसी अदृश्य लक्ष्मण रेखा से बांध रखा था। उसका गहन गंभीर व्यक्तित्व मेरे लिए एक पहेली था जो मुझे जिज्ञासा से भर देता। ऑफिस में अलग थलग पड़ जाने के कारण वह अक्सर गॉसिप की निशाने पर आ जाती। इतना कहने के बाद उन्होंने निश्वास लेते हुए पत्नी को देखा। वह आगे की बात सुनने को आतुर जान पड़ती थी। पवन की आंखों में एक विचित्र सी चमक आ गई। घटनाक्रम सहज रूप से आकार ले रहा था। विशेष तौर पर महिलाएं उसे संदिग्ध पाती थीं। वहाँ एक अंकिता नाम की असिस्टेंट थी जो बताती रहती कि निशा के घर में उसकी पागल बहन है और निशा भी कुछ कुछ वैसी ही है। रेखा ने पति पर गहरी दृष्टि डाली, पर वे तो कहीं और ही देख रहे थे।
कुछ खोए खोए से। कथा का प्रवाह फिर भी अटूट रहा। अतीत की बंद परतें खुलती चली गई। मेरा और उसका काउंटर पास पास था। मेरा काम पैसे निकलवाने के लिए फॉर्म भरवाना और उसका खाताधारियों को पैसे चुकता करना। वह मुझसे व्यक्तिगत दूरी बना कर रखती, लेकिन साथ साथ चाय पीते हुए, औपचारिक बातें करते हुए कब हम एक दूजे के करीब आ गए पता ही न चला। रेखा ने सांस लेकर खुद को नियंत्रित किया। पवन की चोर निगाहें उन्हें ही घूर रही थी। पत्नी की तरफ से आश्वस्त होकर पति ने आगे कहना शुरू किया। बात शादी तक पहुंच गई। निशा माता पिता से मिलाने मुझे अपने घर ले गई। बोलते हुए उन्होंने सहम कर रेखा को पुनः देखा। वह विकल दिखी, किंतु आक्रामक नहीं। पवन आगे बढ़े। बैठक में अभिशप्त सी नीरवता थी। मंद रोशनी वाले लैंप पर क्रोशिया नुमा कवर, उससे छितराता हुआ परछाइयों का जाल, बेमतलब ही चल रहा टीवी और डाइनिंग व ड्राइंग रूम के बीच एक पारदर्शी पर्दा। पर्दे की दूसरी तरफ कोई भूत बनी स्त्री, मंत्र चालित, रेखापति के विवाह पूर्व प्रणय प्रसंग में उलझती जा रही थी। प्रसंग अपने आप में श्रोता को उलझाने वाला था। हम लिविंग रूम के गद्देदार कोच पर आसीन हो गए। निशा के इशारे पर नौकर उसके पिता सुभाष शर्मा को बुला लाया। सुभाष अंकल प्रथम मुलाकात में ही मृदुभाषी और व्यावहारिक इंसान लगे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि पर्दे के पीछे वाले बूथ में हलचल सी हुई। पल भर में एक व्यस्त सी स्त्री हमारे सामने आ खड़ी हुई। मुझ पर उंगली तानते हुए बोली, तुम कौन? जाओ यहाँ से, जा जा जा, भाग। उसके वाक्य टूटे फूटे थे और वह मुश्किल से अपनी बात कह पा रही थी। सरला, जरा इधर आइए, बड़की मेहमान को परेशान कर रही है। सुभाष अंकल ने आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करके पत्नी को बुलाया। बौखलाई हुई सी सरला आंटी वहाँ आई और बड़की को खींचकर ले जाने लगी। मेरे अभिवादन करने पर वे पानी पानी हो गई। बड़ी बेटी की पागलपन ने उन्हें भी अछूता नहीं छोड़ा था। उनके व्यक्तित्व में टूटने के चिन्ह स्पष्ट देखे जा सकते थे। बड़की की ही भांति आंखों के नीचे काले घेरे, मुझे हुए पल्लू को कमर में खोसे, नित्य ही वह जीवन से नया युद्ध लड़ती रही होंगी। सुभाष अंकल ने मुझे आश्वस्त करने का प्रयास किया, यह कि धीरे धीरे उनकी बड़ी बेटी मुझे जानने लगेगी और फिर बदतमीजी नहीं करेगी। बाद में निशा से पता चला कि बड़की लगभग पत्थर बन चुकी है। कोई भी संवेदना, कोई भी अनुभूति उसे छू नहीं पाती। उसकी मुस्कान से नफरत ही छलकती है और अनुभूति के नाम पर शेष है मात्र हिंसा की भावना। जब आंटी उसे नहलाने धुलाने, कपड़े पहनाने और खाना खिलाने के उपक्रम करती है, उसके हाथों धुन दी जाती हैं। उसकी थमी हुई बदनुमा जिंदगी में कुछ हलचल बनी रहे, इस वास्ते उसे ड्राइंग कम डाइनिंग रूम की बेंच पर पर्दे के पीछे बैठा दिया जाता है। टीवी भी चलता ही रहता है। उधर से वह यदा कदा परिचितों को आते जाते देखती और उछड़ती हुई नज़र टीवी पर भी डाल लिया करती। वह किसी भी अपरिचित, विशेषकर पुरुष को देखकर भड़क उठती है। अपने पिता, घर के पुराने नौकर मोनू काका और जान पहचान वाले पुरुषों के अलावा कोई भी दूसरा उसे दुश्मन जान पड़ता है। कभी यही बड़की बहुत वाचाल और चंचल थी, स्मार्ट और फैशन परस्त भी, पढ़ाई में अव्वल, देखने सुनने में आकर्षक और स्कूली गतिविधियों में भी आगे। अपने सहपाठियों और अध्यापकों के बीच खासी लोकप्रिय। तेजी से बोलते हुए पवन जी की सांस उखड़ने लगी। रेखा ने जग लेकर पानी का गिलास भरा और चुपचाप उनकी तरफ बढ़ा दिया। रेखा ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, हम इस बारे में फिर कभी बातें करेंगे। लगता है आप अपनी बीपी की दवा खाना भूल गए हैं, मैं ले आती हूँ, बोलकर वे उठने लगी तो पति ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और इशारे से जता दिया कि वह दवाई ले चुके हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे।
फिर रेखा बेटे की व्हाट्सएप चैट से मिली तस्वीरें पति को दिखाने लगी। उन तस्वीरों में उनके बेटा बहू लंदन में एंजॉय कर रहे थे। बेटी ने भी अपने पति संग आउटिंग के स्नैप्स भेजे थे। लॉन्ग ड्राइव के दौरान उन्होंने प्राकृतिक नज़ारों को अपने कैमरों में कैद कर लिया था। लेकिन पवन का दिल किसी फ़ोटो वोटो में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वे अखबार में डूब गए और रेखा घरेलू क्रियाकलापों में। शाम की चाय के समय वे फिर आमने सामने थे। पवन ने कहा, रेखा, आज रात का खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन क्यों पवन? मैंने पनीर को मैरिनेट भी कर लिया है। आज के मेनू में पनीर की सब्जी है ना? पवन फीकी हंसी हंसी और बोल उठे, हाँ बाबा याद है, लेकिन तुमसे जो कहना था वह अभी भी अधूरा है। कुलबुलाहट तुम्हारे अंदर है और मेरे अंदर भी, तो क्यों ना कह सुनकर प्रकरण को यही ख़त्म कर दिया जाए। रसोई में जाओगी तो कुछ भी बता ना सकूँगा। पत्नी से अविलंब मुख सहमति मिल गई। उन्होंने ऑनलाइन निर्देश देकर भोजन मंगवा लिया। वे उठे, खिड़की की चिक को बंद किया और बल्ब जला दिया। यूँ लगा मन से किसी वर्जित क्षेत्र में प्रवेश के पहले, किसी अप्रिय बात को छेड़ने से पहले उसकी भूमिका गढ़ रहे हों। हाँ, तुम्हें कहा था, वे अभी भी अनमने ही जान पड़ते थे। मैंने बताया था कि कैसे निशा से मेरा संपर्क हुआ और हमारा संबंध प्रगाढ़ बना। कहते कहते वे झेप गए, किंतु इस बार पत्नी के चेहरे को पढ़ने की चेष्टा नहीं की। कथा संभवतः नए पड़ाव से होकर गुजरने वाली थी। मैं लखनऊ में था, राकेश भाई और रश्मि भाभी कानपुर में। उन दिनों भाई ही मेरे आदर्श थे। राकेश शर्मा एडवोकेट, अपने समय के नामी वकील। बाबूजी के देहांत के बाद उन्होंने ही मुझे और माँ को संभाला था। माँ के जाने के बाद तो मैं पूरी तरह उनके ही भरोसे था। पवन मुस्कुरा उठे, किंतु उस स्माइल में निहित दर्द और वेदना किंतु छुपे ना रह सके। रेखा पवन संग अनकही सी पीड़ा में डूब उतरा रही थी। निशा के साथ विवाह की सहमति लेने में कानपुर गया। वैसे भी भैया और भाभी से मिले हफ्तों बीत गए थे। कानपुर जाने वाली बस में सवार होकर मैं मानूं हवा की सवारी कर रहा था। मन बल्लियों उछल रहा था, किंतु भीतर एक संग्राम छिड़ा था। अनेकों प्रश्न और प्रति प्रश्न उभर आए थे। कैसे वे लोग निशा के बारे में पूछेंगे और मैं कैसे उनको जवाब दूंगा? उन्हें कैसे बताऊंगा कि मेरी प्रेमिका पर एक पगली बड़ी बहन का दायित्व भी है? उस बात को लेकर भैया भाभी ने आनाकानी की तो निशा को क्या मुंह दिखाऊंगा? वह तो आंख मूंद कर मुझ पर विश्वास करती थी। अपने परिवार की गोपनीय बातें मुझसे साझा करने लगी थी। इसी से उसने बड़की उर्फ जया के बारे में और भी बहुत कुछ बताया था। यह कि वह बहुत बड़ी खिलाड़ी थी, अपने को किसी भांति लड़कों से कम नहीं आंकती थी। दादी उसको समझाती थी कि वह लड़की की तरह सिल संकोच ओढ़े रहे। यह भी कि जीन्स पैंट और टी शर्ट लड़कियों के लिए नहीं बने थे। लेकिन रेखा की बेचैनी चरम पर थी। पवन की आकुलता ने रेखा को उकसा दिया था। वे जल्द से जल्द दिल को हल्का कर देना चाहते थे। इसी से कहते चले गए। उसका यानी जया का मेलजोल लड़कों से था। उनके साथ बैठना उठना, पढ़ाई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और यदा कदा टिफ़िन शेयर करना। उसकी सहेलियां भी थीं, किंतु वह उनकी सोच को संकुचित पाती। एक दिन वह स्कूल से नहीं लौटी। परिवार वाले हैरान थे और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने ही वाले थे कि वह बदहवास सी घर पहुंची। उसकी कमीज की बाह फटी थी, सर से खून निकल रहा था और घुटने छिले हुए। एक अल्प विराम के बाद पवन पुनः बोलने लगे। दादी ने अनहोनी के निशान देख लिए थे और वे उसे रह रहकर कोसने लगी। यही कि माँ बाप से मिली छूट का नतीजा जया का सर्वनाश बनकर सामने आया था। यह भी कि लड़कों से दोस्ती कभी फलती नहीं। माता पिता को आशंका थी कि किसी ने उनकी भोली बेटी के विश्वास को छला था।
वह अपने साथियों, अध्यापकों और स्कूल के स्टाफ पर पूरा भरोसा करती थी। पहले से ही दादी की शिकायत रही कि वह कक्षा के बाद भी एकांत में किसी साथी या शिक्षक के साथ पाठ्यक्रम के सवाल सुलझाती रहती। इस बात का संकेत उन्हें उसकी बातों से कई बार मिल चुका था। उन्होंने चेतावनी भी दी, किंतु पत्नी की आंखों में झांकते हुए पवन पुनः बोलने लगे। क्या पता स्कूल में या फिर रास्ते में कुछ ऐसा वैसा घटा हो। जया की सहेलियों से पूछा तो पता चला कक्षा के बाद वह उनके संग नहीं आई। उन्होंने भी सोचा कि वह अकेले ही घर चली गई होगी। उसकी साइकिल भी नदारद थी। परोक्ष रूप से पूछताछ के बाद सुभाष शर्मा शांत पड़ गए। मामले को ज़्यादा खोदते तो शायद बेटी की बदनामी होती। इधर दादी के आरोपों और परिस्थितियों की क्रूरता के बीच जया गुम होती चली गई। गलानी इतनी रही कि उसका बोलना चालना, अध्ययन और खेलकूद सब पीछे छूटता गया। वह इंसान से एक बेजान मूरत बन गई। उसकी मनोचिकित्सा पूछते हुए रेखा हकलाने सी लगी। पवन ने खुद को संभाला और उत्तर दिया, जया का परिवार साधारण आय वर्ग में आता था। उन लोगों को मानसिक चिकित्सा और महंगे आधुनिक इलाज की जानकारी न थी। ना ही वे रोगिणी के आत्मविश्लेषण का महत्व समझते थे। सरकारी अस्पताल में मनोरोग विभाग में डॉक्टर संग उन्होंने बेटी की 4-5 बैठकें करवाई, किंतु जया अपनी मानसिक शिथिलता से उबर नहीं सकी। दादी के ताने उसके अपराध बोध को और भी गहरा रहे थे। मन का चक्रव्यूह महाभारत के चक्रव्यूह से भी अधिक जटिल होता है। बरसों बाद किसी शुभचिंतक मनोविज्ञानी ने दादी को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया, किंतु तब तक तीर कमान से निकल चुका था। बड़की की हालत बेकाबू होती चली गई। बड़की के परिवार ने तो पहले ही इस मर्ज को लाइलाज मान लिया। बेटी का हश्र कुछ भगवान पर और कुछ समय पर छोड़ दिया था। कहते भी हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। और फिर जया के इलाज को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, सो अलग। इधर बड़की अपने नाम से ही नफरत करने लगी। इस कारण घर वालों ने उसे जया कहकर बुलाना बंद कर दिया। इतना बताकर पवन शांत हो गए। निशा का क्या हुआ पवन? रेखा पूछे बिना रह नहीं पाई। सौत रह चुकी स्त्री के लिए इतनी सोच? पवन ने विचार किया और कहानी का छूटा हुआ सिरा फिर से पकड़ लिया। हाँ, तुम्हें बता चुका था कि कानपुर जाते समय मेरा मन उत्साह से भरा था। मैंने निशा और उसके माता पिता को बोला कि अपने प्रिय भैया राकेश शर्मा अधिवक्ता को साथ लेकर ही लौटूंगा। राकेश भाई के बारे में खोलकर कुछ नहीं कहा। सोचा था कि वे अपने भव्य व्यक्तित्व का स्वतः परिचय देंगे। शायद ससुरालियों के लिए वह एक सुखद आश्चर्य होगा कि उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। पत्नी अपने पति के मुख पर चढ़ते उतरते रंगों को देख रही थी। पति इससे बेखबर अतीत की धारा में बहते रहे। रश्मि भाभी ने निशा को लेकर मेरी खूब खिंचाई की। वहाँ मेरे चचेरे भाई अनिल भी मौजूद थे। जैसे ही भाभी खाना पकाने गई, अनिल भैया राकेश भाई की टांगे खींचने लगे। उन्होंने खुलासा किया कि राकेश भाई भी प्रेम के पक्के खिलाड़ी रह चुके थे, कि वे बचपन से ही रसिक स्वभाव के थे। उनकी एक नहीं बल्कि कई सारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने मोबाइल पर राकेश भाई की कुछ तस्वीरें दिखाईं। वे अधिकतर स्कूल और कॉलेज ग्रुप के फोटोग्राफ्स थे। एक में राकेश शर्मा की डिबेट पार्टनर तो दूसरे में उनकी क्विज पार्टनर। एक तीसरी फोटो में वह हेड बॉय के रूप में सुशोभित थे और बगल में उनकी दोस्त हेड गर्ल के तौर पर आधिकारिक पोज दे रही थी। लंबे अरसे तक मेरे चचेरे भाई अनिल मेरे भैया के हम जमात रहे, इसीलिए उनकी रग रग से वाकिफ़ थे। अचानक भाभी के आने से महफिल में खलबली मच गई। आनन फानन में मोबाइल छिपा दिया गया। दोनों बड़ी भाइयों ने एक दूसरे को आंख मारी। हास्य का गुंजार कहीं नहीं था, तो भी वातास में उसकी मुख स्वर लहरी ध्वनित हो रही थी। जाने क्यों मैं उस शरारत में शामिल नहीं हो पाया। एक भारीपन सा महसूस हुआ।
शायद अपने प्यार के अनिश्चित भविष्य को लेकर। इस कथा का इंद्रजाल रेखा को अपनी लपेटे में ले चुका था। पवन भी विगत की यात्रा में आगे बढ़ चले। भाई मेरी प्रेम कहानी में सहयोग देने को राजी हो गए। मैंने उन्हें बतला दिया कि बड़की बहन से सावधान रहना होगा, वह कभी भी हमला कर सकती है। इस पर उन्होंने परेशान ना होने को कहा। मैं खुद चाहता था कि भाई उस पगली को ना देखें। स्त्री सुलभ लज्जा छोड़ वह पैर खोलकर बैठती। हमेशा उगड़ा ही रहता उसका कपड़ा। सरला आंटी उसके कुर्ते को खींचती, फिर कमर और घुटने के बीच फैलाकर उस खुलेपन को ढाँप देती। दुपट्टा ठीक कर बेटी की गरिमा बनाए रखने का जतन करती। यह जरूर था कि इस हिमाकत के लिए उससे अक्सर मार खा जाती। खैर, हम निशा के दरवाजे तक पहुंच गए। भाई हीरो वाले अंदाज में अपना परिचय दे ही रहे थे कि काली मैया जैसे बाल बिखेरे बड़की प्रकट हुई। उसने आओ देखा ना ताओ भाई का कॉलर पकड़ लिया और वह चिल्लाई, राकेश शर्मा हो ना तुम। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसका वाक्य बिल्कुल स्पष्ट था, ना कहीं शब्द अटके, ना ही स्वर बाधित हुआ। मुझे 240 वोल्ट का झटका लगा था। स्मृति में भाई की स्कूल वाली हेड गर्ल कौंध गई। जया शर्मा, हाँ यह तो वही है जया शर्मा। और यहाँ जया टूटी हुई परेशान। मुझे तस्वीरें देखते ही लगा था। रेखा विस्फारित नेत्रों से पवन को देख रही थी। बोलते समय वे हाँफ से रहे थे, मानो आवाज़ उनके मुंह से नहीं, पृथ्वी के दूसरे किसी छोर से आ रही हो। राकेश भैया औचक ही बोल पड़े, जया, और अपना कॉलर छुड़ाकर तीर की तरह वहाँ से निकल गए। जया सोफे से धंस गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। रुलाई के स्वर बरसों बाद उसके अंतस से फूटे थे। उसने सदा की तरह दोनों पैरों को खोल नहीं रखा था, बल्कि आपस में सटा लिया था। जिस दुपट्टे को वह बार बार फेंक देती थी, उसे कसकर देह से चिपका लिया था। वह काँप रही थी। पवन को जो कहना था कह चुके थे। आखिरकार यह राज रेखा के समक्ष आ ही गया कि क्यों ये अपने भाई का चेहरा नहीं देखते थे, क्यों इतनी घृणा करते थे। रेखा का सांत्वना भरा हाथ पवन के कंधे पर था। डिलीवरी बॉय खाना ले आया और कॉलबेल बजा बजा कर थक गया, किंतु पति पत्नी में से किसी ने भी वह घंटी नहीं सुनी। वे दूसरी ही दुनिया में थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।